Welcome to Great Gyan IQ YouTube channel. Mining Mate Blaster Sirdar and GT Examination July 2022 स्पेशल सीरीज, यानी जो जुलाई 2022 में माइनिंग एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए ये एक स्पेशल सीरीज है। मोस्ट एक्सपेक्टेड 100+ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी 100 से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। सबसे पहले है माइंस एक्ट 1952, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है माइंस एक्ट 1952 कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1952 में। माइंस एक्ट 1952 में कुल कितने सेक्शन हैं, 88। माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ऑल ओवर इंडिया। माइंस एक्ट के अनुसार अडल्ट व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी, तो 18 ईयर और मोर, यानी 18 साल या उससे अधिक। ऑनर एजेंट मैनेजर क्या क्या काम करता है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविज़न एंड डायरेक्शन का काम करता है। फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का क्या अर्थ है, तो सीरियस एक्सीडेंट को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति 72 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक काम पर नहीं लौटता है तो उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। फिर है 7वां, यदि माइंस में एक्सीडेंट होता है जिससे उसकी बॉडी के किसी पार्ट का लॉस होता है, जैसे हाथ टूटना, अंधा हो जाना, पैर टूटना, उस एक्सीडेंट को क्या कहते हैं, तो सीरियस बॉडीली इंजरी कहते हैं। फिर है माइंस एक्ट कहाँ लागू नहीं होगा, तो जहाँ खुदाई 6 मीटर से कम हो, कोल के क्षेत्र में खुदाई 15 मीटर से कम हो, जहाँ एक दिन में 20 लोग काम करते हैं, वहाँ पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। नौवां, किसी जगह पर 50 व्यक्ति या उससे ज़्यादा काम पर लगाए जाते हैं तथा उस जगह पर एक्सप्लोसिव भी उपयोग में लाया जाता है, वहाँ माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं, तो हाँ होगा। इसके बाद है 10वां, कोर्ट ऑफ इंजरी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ इंजरी इंक्वायरी का गठन किया जाता है। फिर दिन का समय कब स्टार्ट शुरू होता है, तो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे। 12वां, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा कौन निर्वहन करेगा, तो माइन ऑनर। फिर है चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर माइंस में जाने से कितने समय पहले मैनेजर को सूचित करेगा, तो 3 दिन पहले, यानी जब चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर माइंस में जाएंगे तो 3 दिन पहले मैनेजर को सूचित करेंगे। माइंस एक्ट 1952 भारत के किस किस माइन पर लागू होता है, तो कोल माइंस, ऑयल माइंस, आयरन, कॉपर एंड गोल्ड माइंस पे माइंस एक्ट 1952 लागू होता है। 16, माइंस एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों पर कौन सा एक्ट लागू था, तो माइंस एक्ट 1923। माइंस एक्ट 1952 से पहले माइंस एक्ट 1923। कमेटी माइंस के किसी सेक्शन के अधीन बनाई जाती है, यानी कमेटी माइंस के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है, तो सेक्शन 12। कमेटी का अध्यक्ष चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। माइंस में नियोजित कितने लोगों के ऊपर फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है, तो मोर देन 150, यानी 150 से ज़्यादा।
माइंस एक्ट 1952 के अधीन बनाई जाने वाली कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है 21, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कमेटी का खर्चा कौन वहन करेगा? तो मैनेजर, ओनर, एजेंट। 22वां, माइन चालू होने पर मैनेजर, ओनर, एजेंट किसे नोटिस देगा? तो चीफ इंस्पेक्टर, IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। 23, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से कितने दिन पहले मैनेजर, ओनर, एजेंट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, DM को नोटिस देगा? तो 1 मंथ पहले। फिर 24, क्या ओनर, एजेंट जिसके पास मैनेजर की योग्यता हो तो वह अपने आप को मैनेजर नियुक्त कर सकता है? तो हाँ, सेक्शन 17 के अनुसार। ड्रिंकिंग वाटर धोने की जगह मूत्रालय शौचालय से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो नोट लेस देन 6 मीटर, यानी 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। माइंस में नियोजित कितने लोगों के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी? तो मोर देन 100, यानी 100 से ज़्यादा। माइंस में ऑफिस का अर्थ क्या है? तो सरफेस पर कोई ऑफिस। माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर एक मूत्रालय शौचालय बनाया जाएगा? तो एटलीस्ट 50, यानी कम से कम 50 व्यक्ति होने पर एक मूत्रालय शौचालय बनाया जाएगा। माइंस में कितने लोगों के काम करने पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है? तो मोर देन 50, यानी 50 से ज़्यादा। यदि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजर, ओनर, एजेंट उस एक्सीडेंट को नोटिस कितने दिनों तक नोटिस बोर्ड पर लगा कर रखेगा? तो 14 डेज तक। इकतीस 31, यदि माइंस में होने वाले एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अथॉरिटी नोटिस मिलने के कितने दिनों के अंदर उसकी जांच करेगी? तो 2 मंथ। माइंस में एक्सीडेंट की जगह चीफ इंस्पेक्टर, CI का फुल फॉर्म होता है चीफ इंस्पेक्टर, कितने समय तक निरीक्षण न करे तो उस जगह पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है? तो 72 आवर्स। इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट किस सन में बनाया गया? तो 1884 में। 34, माइंस में नियोजित हर व्यक्ति की PME यानी पीरियोडिक एग्जामिनेशन जांच कितने वर्ष के अंतराल में कराई जाती है? तो 5 ईयर्स। 35 है कि 45 ईयर्स से अधिक आयु वाले व्यक्ति की PME जांच कितने वर्ष में होना अनिवार्य है? तो 3 ईयर्स। फिर 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की PME जांच कितने वर्ष में होना अनिवार्य है? तो 1 ईयर्स। माइंस एक्ट रेगुलेशंस रूल्स किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा। यदि कोई व्यक्ति चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के काम में बाधा डालता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना या सज़ा का प्रावधान है? तो 3 मंथ जेल और ₹500 फाइन या दोनों। 39, एस्बेस्टस तथा माइलिंग के कामों में लगे व्यक्ति की PME जांच कितने वर्षों के अंतराल होना चाहिए? तो 1 ईयर। 40 है, खान में भर्ती होने से पहले किस प्रकार की जांच कराई जाती है? तो IME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। माइंस एक्ट 1952 के बाद एक्सप्लोसिव, यानी माइंस में कौन कौन से एक्सप्लोसिव यूज होने का क्या तरीका है? पहला, एक्सप्लोसिव वैन का अधिकतम स्पीड कितना होता है? तो 25 किलोमीटर पर आवर। फिर एक्सप्लोसिव वैन का एग्जामिन कौन करता है? तो ओवरमैन एंड फोरमैन।
एक्सप्लोसिव बैंक को कितने समय में एक बार एग्जामिन किया जाएगा? 24 आवर्स में। एक्सप्लोसिव डेंसिटी ऑफ N4 अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का एक्सप्लोसिव डेंसिटी 0.85 से 1। N4 किस प्रकार का एक्सप्लोसिव है? तो नॉन कैप सेंसिटिव। N4 नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन BOD इन N4 3000 to 35,000 मिली पर सेकेंड। लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव गन पाउडर ब्लास्टिंग की जगह पर एक्सप्लोसिव चार्ज करने से कितनी देर पहले ले जाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 30 मिनट्स। उसके बाद है जो हॉल एक्सप्लोसिव भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट किए जाते हैं उसे कहते हैं। जो हॉल एक्सप्लोसिव भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किया जाते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं किए जाते हैं उसे कहते हैं स्लीपिंग हॉल। यानी जो हॉल एक्सप्लोसिव भरने के बाद जिस दिन एक्सप्लोसिव भरा जाता है उस दिन ब्लास्ट नहीं किया जाता तो उसे स्लीपिंग हॉल कहते हैं। फिर 10वां कि हॉल का टेम्परेचर कितना डिग्री से अधिक हो तो चार्जिंग नहीं किया जाएगा? तो 80 डिग्री सेल्सियस। एक ही लाइन के दो हॉल के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं स्पेसिंग। N4 का फुल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसके बाद है गैस इन माइन। माइन में एक्सप्लोजन के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो आफ्टर डैम। CH4 को कहा जाता है फायर डैम। कितने प्रतिशत CH4 सबसे अधिक विस्फोटक होती है? तो 9.6%। गर्म गैस किसे कहते हैं? तो CH4 को। फांसी गैस के फांसी गैस है, यहाँ पे फांसी नहीं होगा, खांसी गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस फ्यूम्स। सड़े हुए अंडे प्याज की गंध किस गैस से होती है? H2S। अत्यंत ज्वलनशील गैस है H2। ठंडी गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक डैम्प। पोचा गैस किसे कहा जाता है? H2S को। बंधक गैस किसे कहा जाता है? गंधक होगा, बंधक नहीं, गंधक। गंधक गैस किसे कहा जाता है? तो SO2। CO प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2S के मिश्रण वाली गैस का नाम गॉबस्टिक। वाइट डैम किसे कहा जाता है? तो CO को। बड़ी गैस किसे कहा जाता है? यहाँ सड़ी गैस होगा, बड़ी गैस में यहाँ सड़ी गैस किसे कहा जाता है? H2S को। ब्लैक डैम्प में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो N2। इसके बाद है माइंस रूल्स 1955। पहला, वर्कमैन इंस्पेक्टर को कम से कम कितने लेक्चर की ट्रेनिंग लेना होगा? तो 45। प्रत्येक माइंस में काम करने वाले पर कितने व्यक्तियों के ऊपर एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है? तो 100 से अधिक व्यक्ति होने पर। सेफ्टी कमेटी में कितने लोग होते हैं? तो 13। कमेटी के सदस्यों की मीटिंग कितने दिनों के अंतराल में की जानी चाहिए? तो 30। माइन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने लीटर पानी की व्यवस्था की जाएगी? 2 लीटर। यदि किसी माइंस का टेम्परेचर 30 डिग्री से अधिक है तो उस माइंस में प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी की व्यवस्था होगी? 3 लीटर। सरफेस और ओपन कास्ट माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों के ऊपर मैकेनिकली कूल्ड ठंडे पानी की व्यवस्था होगी? 100 से अधिक।
फर्स्ट एड रूम का एरिया कितना होना चाहिए, तो 10 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सरफेस में किस किस जगह में फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है, तो इंक्लाइन टॉप, स्क्रीनिंग प्लांट एंड वर्कशॉप में फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है। माइंस में नियोजित कितने लोगों पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है, तो 50 से अधिक। माइन में काम के घंटों की सूचना किस फॉर्म में रखी जाएगी, फॉर्म ए में। इमरजेंसी कंडीशन में एक व्यक्ति से मैक्सिमम कितने घंटे तक काम कराया जा सकता है, तो 12 आवर। माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष कितनी सीक लीव एसएल मिलती है, तो 15। ओवर टाइम रजिस्टर किस फॉर्म में रखी जाएगी, फॉर्म बी में। माइन में काम करने वाले पर कितने व्यक्तियों पर एक डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा, तो 100 से अधिक व्यक्ति रहने पर एक डॉक्टर रखा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। MMR 1961 मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 लागू होता है। मेटल माइंस में अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड सेफ्टी टॉर्च किसके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, तो चीफ इंस्पेक्टर। बैंक्समैन नियुक्त किया जाता है टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड विंच। ब्लास्टर को कहते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। मैनेजर को नियुक्त करता है ऑनर एजेंट। माइन फोरमैन का काम क्या है, तो सुपरवाइजर एंड कंट्रोल। के बाद है माइनिंग सरदार अपनी शिफ्ट में काम के दौरान कितने देर के अंतराल पर एक बार फेस का इन्फेक्शन करेगा, तो एवरी 4 आवर्स। यदि कोल बेंच पर डंपर चलते हैं तो बेंच की चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो डंपर की चौड़ाई से 3 गुना। स्पॉइल बैंक ओवर बर्डन की हाइट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान CMR 2017 के किस रेगुलेशन से बनाया जाता है, तो रेगुलेशन 104। मिस फायर मीन्स क्या होता है, तो किसी शॉर्ट होल में भरे एक्सप्लोसिव का चार्ज न होना। परमिटेड एक्सप्लोसिव किसके द्वारा पास किए जाते हैं, तो CI चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। इंडियन रेलवे एक्ट कब बना, तो 1890 में। ब्लास्टिंग के बाद हॉल में जो मटेरियल छूट जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सॉकेट। विंज मीन्स क्या होता है, तो अंडरग्राउंड माइंस में वर्टिकल रास्ता। इसके बाद है मिसलेनियस। GT का फुल फॉर्म गैस टेस्टिंग। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1975 में। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोल माइंस है, तो झारखंड में। WCL की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1975 में। WCL किस तरह की कंपनी है, तो गवर्नमेंट। WCL का फुल फॉर्म वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। WCL का हेड ऑफिस कोल स्टेट सिविल लाइन नागपुर महाराष्ट्र। ओपन कास्ट माइंस की सबसे बड़ी मशीन बकेट व्हील एक्सकावेटर BWE। DGMS फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। DGMS का हेडक्वार्टर धनबाद। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल। कोल इंडिया किस प्रकार की कंपनी है, तो महारत्न कंपनी। इसके बाद है ओपन कास्ट, यानी ओपन कास्ट माइंस में क्या क्या होता है। तो माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। ओपन कास्ट माइन में माइन बाउंड्री से कितने मीटर के अंदर माइनिंग उत्खनन के काम नहीं किया जा सकता, तो 7.5 मीटर। HEMM का रख रखाव व्यक्ति किस रेगुलेशन के अधीन करेगा, रेगुलेशन 216। शॉर्ट फायरिंग केबल की लेंथ होना चाहिए, तो 2 राइट एंगल और 50 मीटर।
ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, बारूद की ढुलाई किसके द्वारा की जाती है? तो शॉट फायरर। एनफो का यूज़ किसकी परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा? तो सीआई चीफ इंस्पेक्टर। शॉट फायरर फर्स्ट डिग्री माइन में फर्स्ट शिफ्ट में कितने होल ब्लास्ट करेगा? तो 50 और 100। सेकेंड और थर्ड डिग्री माइन में शॉट फायरर होल ब्लास्ट करेगा सिंगल एंड मल्टी होल, तो 40, सिंगल 40 एंड मल्टी में 80। फुल फॉर्म, सीआई का फुल फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर, जीएम का फुल फॉर्म जनरल मैनेजर, आरआई का रीजनल इंस्पेक्टर, डीजीएमएस का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डीएफ का डेटोनेटेड फैक्टर, डीपीएफ का पाउडर फैक्टर, एमएमआर का मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन, आरपीएम का रेगुलेशन पर मिनट, एफएसएल का फ्लैम सेफ्टी लैम्प। एचपी का हॉर्स पावर, सीएमएम कोल माइन मीथेन, एनसीसीसी नेशनल कोल कंज्यूमर्स काउंसिल, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, आरएमआर रॉक मार्स रेटिंग, एसडीएल साइड डिस्चार्ज लोडर्स, एलएसडी लोड हॉल डंप, एचईएमएम हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, SCAMP स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल, CHP कोल हैंडलिंग प्लांट्स, BO वेंटिलेशन ऑफिसर, SERD सिंगल एंडेड रैंगिंग ड्रम। DTH डाउन द हॉल, NBP नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, FAS फर्स्ट एड स्टेशन, BES वेंटिलेशन इफिशिएंट क्वेसेंट, AMM अबेंडेंड माइन मेथेन, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, VTR वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, PPV पीक पार्टिकल वेलोसिटी, UHV यूजफुल हीट वैल्यू, GCV ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, GRP ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, EMP इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, VE वेंटिलेशन इंजीनियर, SSR स्लोप स्टेबिलिटी रडार। WI वर्कमैन इंस्पेक्टर, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, OMS आउटपुट पर मैन शिफ्ट, SCSR सेल्फ कंटेंट सेल्फ स्क्यूअर, SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, NCWA नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट, RQD रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, CMR 2017 यानी कोल माइन रेगुलेशन 2017। तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 माइंस एक्ट के 1952 के किस सेक्शन के अधीन बनाया गया? तो सेक्शन 57। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कब लागू हुआ? तो 27 नवंबर 2017। कोल माइंस रेगुलेशन किन खानों में लागू होता है? तो कोल माइंस में। CMR 2017 में टोटल कितने रेगुलेशन है? तो 260। CMPF का फुल फॉर्म कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। टाइप ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये सभी कोयले के प्रकार हैं। डीप होल की गहराई मोर देन 3 मीटर यानी डीप होल की गहराई 3 मीटर से कम ज़्यादा होनी चाहिए। यदि कोई माइन 60 या उससे अधिक दिनों तक बंद की जाती है तो मैनेजर इसका नोटिस कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को देगा? तो 30 डेज़। यदि किसी माइंस का ऑनर चेंज होता है तो इसका नोटिस मैनेजर कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को देगा? तो 30 डेज़। जब कोई माइन या सीम 60 या उससे अधिक दिनों के बाद रीओपनिंग की जाती है तो मैनेजर ऑनर एजेंट इसका नोटिस कितने दिनों में देगा चीफ इंस्पेक्टर को? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डीएम को 30 डेज में। माइन में एक्सीडेंट होने पर मैनेजर उस घटना का विवरण कितने दिनों के भीतर
चीफ इंस्पेक्टर ओरिजिनल इंस्पेक्टर को देगा तो 7 डेज। एक्सीडेंट का नोटिस ऑनर एजेंट मैनेजर नोटिस बोर्ड पर कम से कम कितने दिनों तक लगा कर रखेगा तो 14 डेज। मैनेजर ऑनर एजेंट के द्वारा एनुअल रिटर्न्स किस तारीख तक भेजना होगा तो 1 फरवरी। माइन ओपनिंग का नोटिस किस फॉर्म में भरकर मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर को देगा, फॉर्म 1A। माइनिंग बोर्ड में चेयरमैन सहित कितने सदस्य होंगे, 6। माइनिंग बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए तो एटलीस्ट 20 यानी कम से कम 20। माइनिंग बोर्ड द्वारा ओवरमैन माइनिंग सिद्धार्थ सर्वे किसी भी परीक्षा की तारीख एग्ज़ाम से कितने दिन पहले प्रकाशित की जाएगी तो 60 डेज पहले। माइनिंग बोर्ड में शामिल होने वाले व्यक्ति को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने वर्षों का होगा, 2 वर्ष का। माइनिंग बोर्ड के मीटिंग किस जगह पर होगी, धनबाद में। माइनिंग बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 3 ईयर। माइनिंग बोर्ड का चेयरमैन होगा तो चीफ इंस्पेक्टर। माइनिंग बोर्ड की मीटिंग इमरजेंसी में की जाती है तो चेयरमैन अपने सदस्यों को मीटिंग की सूचना कितने समय पहले देगा, 2 डेज। माइनिंग बोर्ड के द्वारा कितने प्रकार के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं तो 7। माइनिंग सिद्धार्थ की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है तो 3 ईयर। डिप्लोमा प्राप्त माइनिंग स्टूडेंट को माइनिंग सिद्धार्थ परीक्षा पास करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए तो 1 ईयर PDPT। Thanks for watching. Please share and subscribe my YouTube channel Great Gyan IQ. PDF के लिए व्हाट्सअप करें 9612647634 पर। यदि आप सभी को किसी को PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।